राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। रात को 11 बज चुके थे। देवकी जी अपनी बहू बेटे का दरवाजा खटखटाते हुए बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही बहू सीमा आकर पूछी, क्या माँ जी, सारी रात आपको चैन नहीं? आपने अभी दरवाजा क्यों ठोकना शुरू कर दिया? बहू, आज तुमने सुबह जो रोटी दी थी वह काफी कड़क और सूखी थी। तेरे ससुर की तबीयत खराब है बहू, उनसे वह रोटी खाया नहीं गया। कुछ रात का खाना बचा हो तो दे दे। सीमा गुस्से में कहती है, माँ जी, खाना अब नहीं बचा है। सुबह में दिया था ना कि दोनों टाइम खा लेना। माँ जी, आप दोनों को कितना भूख लगती है। कुछ नहीं है बहू, ऐसा मत कर। तेरे ससुर को बहुत भूख लगी है। कुछ समय पहले की बात है, जब देवकी जी का एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। देवकी जी के पति श्यामलाल जी सरकारी कर्मचारी थे। देवकी जी जब उस घर में शादी करके आई थी, वह अपने को बड़ी खुशनसीब समझती थी। पति सरकारी नौकरी वाला, घर में किसी चीज की कमी नहीं, बड़ा मान सम्मान था। देवकी जी के दो औलाद, एक बेटा एक बेटी, प्रकाश और दीपा। देवकी जी अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी उच्च शिक्षा दी। वहीं पर अपनी बेटी की शादी भी उसी शहर में एक ऊंचे खानदान में कर दिया। किसी चीज की कमी नहीं थी बेटी के घर पर। और बेटे के भी शादी उसकी मनपसंद की लड़की के साथ कर दिया। बेटे की नौकरी लगी, माता पिता से दूर दूसरे शहर में रहने चला गया। अब देवकी जी अपने पति श्यामलाल जी के साथ अपने घर में रहने लगी थी। बच्चों को पढ़ाई, उनकी नौकरी, इन सब के चलते रह गया था तो एक काम बाकी। देवकी जी अपना बहुत बड़ा मकान बनाने का सपना अभी भी लेकर बैठी थी। श्यामलाल जी ने कहा, अब बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, अब यह सपना भी तुम्हारा मैं पूरा करूंगा देवकी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही महीनों के बाद रिटायर होने वाला हूँ। उसी पैसों से मेरा आलीशान मकान बनेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हीं पैसों पर उनके बेटा और बहू की भी नजर है। जिन पैसों से वह अपना सपना पूरा करना चाहते थे, उन्हीं पैसों को उनके बेटा और बहू ताक कर बैठे हैं। कुछ महीना बचा था, तभी सीमा ने कहा, अपने पापा को क्यों नहीं बुला लेते? कुछ दिनों की छुट्टी लेकर हमारे पास रहने चले आए। प्रकाश अपनी पत्नी के मुंह से यह सुनकर आश्चर्य में था। क्यों सीमा, तुम्हें तो मेरे पापा मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं थे, फिर तुम उन्हें अपने पास बुलाने की बात कैसे कर रही हो? सीमा ने कहा, अरे तुम पागल हो क्या? तुमको पता नहीं, तुम्हारे पापा कुछ ही दिनों के बाद रिटायर होने वाले हैं। अगर हम उनके साथ मेल जोल, अच्छा व्यवहार बनाकर नहीं रखेंगे, रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिला वह तो हमारे हाथ से चला ही जाएगा। प्रकाश ने कहा, अरे वाह, तुम तो मेरे से भी ज्यादा समझदार निकली। तुम्हारे पास इतना दिमाग है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। चलो, बुला ही लेता हूँ पापा मम्मी को। फिर प्रकाश फोन उठाया और अपने पापा को बात करने लगा। पापा, कभी छुट्टी लेकर हमारे पास भी आ जाया करो। यहाँ आपके दो पोता पोती है, वह भी आपको बहुत याद करते हैं। आप तो अब सीनियर हो चुके हैं, आपको छुट्टियां भी मिल जाया करेगी। और मेरी अभी नई नई नौकरी है, मुझे कहाँ से छुट्टी मिलेगी? और भला प्राइवेट कंपनी कौन सी छुट्टी देती है? श्यामलाल जी ने कहा, बेटा जरूर आऊंगा। तेरी माँ भी काफी समय से कह रही है कि बेटा बहू के पास जाने का मन कर रहा है, पोता और पोती से मिलने का मन कर रहा है। श्यामलाल जी अपनी छुट्टी लेकर 10 दिन के लिए बेटा और बहू के पास पहुंच जाते हैं। दोनों का बड़े आदर सम्मान से स्वागत होता है। आइए आइए बाबूजी, आइए मम्मी जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सीमा अपनी सास ससुर के स्वागत में बड़े मीठे शब्द बोलते हुए कहती है। देवकी जी बोली, नहीं बहू, कोई परेशानी नहीं हुई, हम तो बड़े अच्छे से आ गए। दोनों के लिए भर प्लेट नाश्ता आया। दोनों सास ससुर नाश्ता किए। फिर सीमा ने उनके लिए बिस्तर लगा दिया। आराम कर लीजिए बाबूजी, मम्मी जी आप भी आराम कीजिए, मैं आप दोनों के लिए खाने की तैयारी करती हूँ। बहू, तुम तो अकेले काम हमेशा ही करती हो, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ मदद करवा दूं।
अरे नहीं मम्मी जी, आपके मदद की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग बैठिए, मैं फटाफट सब कुछ तैयार कर लेती हूँ। सीमा किचन में जाकर सबके लिए खाने की तैयारी करने लगी। फिर खाना बनाते ही टेबल पर खाना सजा दिया। श्यामलाल जी ने कहा, प्रकाश को भी ऑफिस से आ जाने दो बहू, सब लोग साथ मिलकर खाएंगे। देवकी जी ने भी कह दिया, हाँ हाँ बहू, आने दो। प्रकाश के आने का भी समय हो गया। ऑफिस से आया, मम्मी पापा को देख झुककर पैर पर प्रणाम किया और फिर दोनों से पूछने लगा, अरे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई पापा? मम्मी आप कैसी हैं, तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, सब कुशल मंगल है। बस इतने अच्छे से औपचारिकता भरी बातें हुई। श्यामलाल जी और देवकी जी तो फूले नहीं समा रहे थे। अब जिंदगी में क्या चाहिए, इतना अच्छा परिवार है, बेटा बहू और वहीं दो छोटे छोटे बच्चे। दादाजी दादी जी कह कहकर दोनों के पास बैठ अपने दोस्तों के बारे में, स्कूल के बारे में ढेर सारी बातें करते रहे। श्यामलाल जी को लग रहा था कि मेरा परिवार किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उन्होंने आज तक जो भी मेहनत करके आगे बढ़ाया था वह फालतू नहीं गया। फिर उनके बेटी दीपा का फोन आ जाता है। हेलो पापा, पहुंच गए भैया भाभी के पास? श्यामलाल जी बेटी से कहते हैं, हाँ बेटी पहुंच गया। दीपा कहती है, माँ कैसी है पापा? श्यामलाल जी कहते हैं, बेटी तेरी माँ ठीक है, सब लोग ठीक हैं, भैया भाभी और तेरे दोनों भतीजे भी ठीक हैं। श्यामलाल जी और देवकी जी अपने बेटे बहू के घर 10 दिन रुकते हैं। उनका 10 दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। जब जाने लगते हैं तो बहू और बेटा दोनों ऐसे मायूस चेहरा बना लेते हैं। पापा मम्मी आते रहना, छुट्टी लेते रहना। ऐसा लग रहा था कि कितने दिल के करीब हैं, कितने अपने हैं, इतना प्यार अपनापन। श्यामलाल जी और देवकी जी तो फूले नहीं समा रहे थे। आज देवकी जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी नहीं मेरी बहू है, मेरा कितना ख्याल रखी, मुझे कितना प्यार करती है। काश मेरे बेटे की नौकरी अपने ही गांव में होती तो हम सब साथ में रहते और यही दिन हमें हमेशा सुख से देखना पड़ता। वह 10 दिन तो मानो उनके जीवन का सबसे बहुमूल्य दिन था। अब श्यामलाल जी और देवकी जी जब अपने घर पर आ गए, देवकी जी किचन में काम करती तो अपनी बहू को याद करती। जितने दिन मैं बहू के घर पर थी तो किचन में खाना नहीं बनाना पड़ा, मेरी बहू मुझे बनाकर देती थी। अब फिर से वही किचन की जिम्मेदारी संभालो। श्यामलाल जी ने कहा, चिंता क्यों करती हो, बहुत ही जल्दी रिटायर हो जाऊंगा, तो जितने दिन मन होगा बेटे बहू के साथ रह लेना। उनके मन में तो एक अलग से ही लड्डू फूट रहे थे। आखिर वह दिन भी आ गया जब श्यामलाल जी रिटायर हो गए। बहू बेटा घर पर आए थे, पार्टी रखी गई। फिर श्यामलाल जी से उनके मिले हुए पैसों की बात प्रकाश और सीमा करने लगे तो श्यामलाल जी ने कहा, बेटा पैसे तो हमें मिले हैं और उसमें तुम्हारा अधिकार है, लेकिन बेटा हमारा सपना है कि हम तुम्हारे लिए एक आलीशान मकान बनवाएं। यह सुनकर सीमा और प्रकाश दोनों खुश हुए। सीमा ने अपने पति प्रकाश से बोला, बनवाने दो, आखिर तुम्हारे बूढ़े माता पिता कितने दिन जिएंगे, ये घर बनवा देंगे तो हमारा नौकरी वाला शहर ज्यादा दूर नहीं है, हम वहां से ट्रांसफर करवा के इसी गांव में आके आराम से रहेंगे। जाने दो, वह हमें नगद हाथ में पैसे नहीं दे रहे, कुछ कर रहे हैं तो उसमें हमारा ही भला है। श्यामलाल जी सारी चालों से अनजान एक आलीशान मकान बनवाने लगे। बड़े बड़े कमरे, बड़ा हाल, बड़ी बड़ी रोशनदान, एक से बढ़कर एक डिजाइनर कमरा बनवाया। कोई देखे तो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। महंगे पर्दे, सोफे, सारी चीजें, जितना भी पैसा उन लोगों ने बचा कर रखा था सब उसी मकान में लगा दिया। मकान इतना सुंदर था कि जब उस घर का गृह प्रवेश हुआ सभी लोग आए, रिश्तेदारों ने तारीफ करते पीछे नहीं हटे। सीमा और प्रकाश का तो उस घर पर दिल आ गया। सीमा ने कह दिया, प्रकाश अब हम किराए के 2 कमरे के मकान में रहने नहीं जाएंगे, अपना ट्रांसफर करवा लो और हम यहीं रहेंगे। प्रकाश ने भी अपने दोनों बच्चों को ले और अपना ट्रांसफर करवाया
और अपने शहर के मकान में रहने आ गया। उसने अपने लिए बड़ा बड़ा कमरा चुन लिया, अपने दोनों बच्चों को एक अलग अलग कमरा दे दिया और खुद के लिए भी सबसे सुंदर बड़ा सा कमरा ले लिया। जो कमरा अपने लिए श्यामलाल जी बनवाए थे, उस कमरे को सीमा ने पसंद कर लिया। श्यामलाल जी चाहते थे कि वह कमरा मेरी पत्नी देवकी जी के लिए हो, इसीलिए वह खास अपने मनपसंद से बनवाए थे। लेकिन जब बहू ने पसंद कर लिया तो देवकी जी ने कहा, जाने दो, बहू भी तो अपनी बेटी ही है। उसने जब एक कमरा पसंद ही कर लिया है तो इतने कमरे में मैं कोई कमरा दूसरा ले लूंगी, और हमारा अभी बचा ही कितना दिन है जिंदगी का। श्यामलाल जी का जरा सा भी मन नहीं था कि अपनी पत्नी के लिए बनवाया हुआ कमरा बहू को दे दे, लेकिन जब पत्नी ही कहने लगी, श्यामलाल जी की नहीं चली और उन्हें देना पड़ा। अब श्यामलाल जी और बहू बेटा साथ में रहने लगे थे। साथ में रहते हुए कुछ समय तो ऐसे ही निकल गया। धीरे धीरे सीमा की हरकतें बदलती गई। जो अब तक अपने सास ससुर के साथ दिखावा करती थी, वह अब असली रूप में आने लगी। बात बात पर अपनी सास को कह देती, मम्मी जी थोड़ा सा काम में मदद कर दिया करो ना, अब मेरे पास भी इतना समय नहीं रहता। दो बच्चों की व्यवस्था करना, इतने बड़े घर की देख रेख करना, और वैसे भी देवकी जी बैठती तो थी नहीं। उनकी पहले से ही आदत थी काम करने की। काम तो वह पूरा दिन लगी ही रहती थी, लेकिन सीमा का इशारा यह था कि सीमा आराम करे। अब इतने बड़े आलीशान मकान में आ गई है तो खुद रानी बनकर रहे और सास उस घर में नौकरानी। कुछ ही दिनों के बाद श्यामलाल जी को यह सारी बातें समझ में आने लगी। बहू अपने और अपने बेटे पति के लिए अलग सा भोजन बनाती, सास ससुर के लिए बचा हुआ खाना दे देती। हालांकि अभी तक श्यामलाल जी का पेंशन आता था। बहू बेटे के सामने हाथ फैलाने की उन्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बात बात पर सीमा ताना दे देती थी, मम्मी पापा अब यह घर प्रकाश की कमाई से चल रहा है, इसीलिए आप लोगों को अपने हाथ को इतना फैलाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा खर्चे कम किया करो, महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। श्यामलाल जी अपनी बहू की बातें सुनकर कह देते, बहू हम लोग तो पहले से ही ऐसे जीते आ रहे हैं, ऐसा कौन सा ज्यादा खर्च कर दिया। तो एक दिन सीमा ने कह दिया, खर्च अभी अभी आप दोनों बाजार से शॉपिंग करके लाए हैं, मम्मी की पसंद की चूड़ियां गजरा, अरे इतना सब कुछ खरीदने की क्या जरूरत है। इस उम्र में भी कौन इतनी महंगी महंगी चूड़ियां खरीदता रहता है। देवकी जी ने कहा, बहू मैं भी पूजा करती हूँ, कल मेरी पूजा पाठ का दिन है, और जब मैं शुक्रवार का व्रत करती हूँ तो उस दिन अपने लिए पूजा पाठ में श्रृंगार का सामान लाती हूँ और वह माता रानी को चढ़ाती हूँ, और मैं अपने लिए भी पहनती हूँ। देखो मैं यह हमेशा से करती आ रही हूँ और कभी तुम्हारे ससुर ने मुझे मना नहीं किया। बहू मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे ससुर के पेंशन से कर रही हूँ, तुम दोनों के पैसे में खर्च नहीं करती। लेकिन सीमा चाहती थी कि अब ससुर का सारा पैसा भी हम लोगों के हाथ में ही आए, जो कि श्यामलाल जी देना नहीं चाहते थे। अब प्रकाश ने एक चाल चली, पापा आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, पेंशन लेने आपको जाना पड़ता है, मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं है, मेरा नाम ज्वाइंट में क्यों नहीं करवा देते कि जब मैं चाहूं तो आपके अकाउंट से पैसे निकलवा कर दे दूं। श्यामलाल जी इस बार धोखा खा गए। प्रकाश की बात मानकर अपने अकाउंट में उसका भी नाम ज्वाइंट करवा लिए। अब तो सब कुछ सीमा और प्रकाश के हाथ में आ चुका था। जैसे ही पेंशन आती थी, प्रकाश तुरंत निकाल कर लाता, पत्नी के हाथ में दे देता और कहता, मम्मी पापा अब आप लोग आराम से घर में रहो, सीमा को घर चलाने दो, एक हाथ में रहेगी घर की बागडोर तो खर्चे कम होंगे और घर भी अच्छे से चलेगा। 3 महीने से प्रकाश अपने पिता की पेंशन निकाल रहा था। श्यामलाल जी के हाथ में फूटी कौड़ी नहीं थी। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, उनको खांसी आ रही थी। देवकी जी ने कहा, जाकर दवा क्यों नहीं ले लेते, ऐसे कब तक खांसते पड़े रहोगे। एक दिन जब बेटा शाम को आया
तो देवकी जी ने खुद ही उससे कह दिया, बेटा प्रकाश, तेरे पापा को हॉस्पिटल में ले जाकर दिखा दे। कितनी जोर जोर से खांसी आती है, रात भर नींद खराब होती रहती है, ना वह खुद सो पाते हैं और ना ही मुझे सोने मिलता। प्रकाश ने कहा, मम्मी थोड़े दिन रुक जाओ, अभी हाथ खाली है, सारा पैसा खर्च हो गया है, यहाँ नई जगह में शिफ्ट हुआ हूँ, बच्चों का एडमिशन, बहुत सारा खर्च हुआ है। यह सुनकर देवकी जी ने कहा, बेटा तू तेरे पापा की पेंशन ही दे दे, तू अपने पैसे रख। नहीं है मम्मी, उन्हीं पैसों से तो घर चल रहा है। यह सुनकर श्यामलाल जी को बहुत गुस्सा आया। आखिर मैं पहले ही ठीक था, जब मैं अपनी पत्नी के साथ पुराने मकान में रहा करता था। कितना सुकून का दिन था। आज इतना बड़ा मकान बनवाकर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं रह गया, सारा सपना टूटकर बिखर गया। श्यामलाल जी की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती जा गई, खांसी आती रही। अब जो बहू सास ससुर को इतनी प्यारी लगती थी, वही उन दोनों की तरफ नजर उठाकर देखती नहीं, ऊपर से चिल्लाकर जाती। दिन भर जब देखो यह बूढ़ा खांसता रहता है। मम्मी जरा समझाओ, पूरे घर की शांति भंग करके रख दिया है। खांसने की आवाज से घर गूंजता रहता है और अपने दोनों बच्चों को अपने सास ससुर की तरफ जाने नहीं देती थी। प्रकाश शाम को आता, बढ़ चढ़कर बातें बताती। अरे जब से हम इस घर में रहने आए हैं, तुम्हारे माता पिता काम करवा करवा कर तो मेरा जीना हराम कर दिए। मैं अपने किराए के मकान में ही सुखी थी। प्रकाश भी अब काफी परेशान हो गया था। एक दिन सीमा ने कह दिया, प्रकाश तुम ऐसा करो कि जो पीछे मेहमानों के लिए कमरा बना है, उस कमरे में ले जाकर अपने मम्मी पापा को शिफ्ट कर दो। यहाँ इस मकान के अंदर खांसते हैं तो पूरा घर झन्ना उठता है। तुम्हारी माँ पूरा दिन किचन में दौड़ी आती है, कभी गर्म पानी, कभी दूध, कभी चाय, जब देखो कुछ ना कुछ करती रहती है। पीछे चली जाएंगी तो मैं अंदर से सारा कमरा बंद कर लूंगी, तो बार बार वह हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। प्रकाश को भी यह बात अच्छी लगी। उसने कह दिया, पापा आप पीछे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ, आपको खुली हवा लगेगी और अच्छा भी लगेगा। प्रकाश की बात सुनकर श्यामलाल जी ने कह दिया, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों पीछे वाले कमरे में रहने जाऊं? पहले ही मैंने अपना कमरा तुम लोगों को दे दिया, अब मैं किसी दूसरे कमरे में रह रहा हूँ तो भी तुम लोगों को परेशानी है। पापा आप बात समझते नहीं हैं। अब आप लोगों को अंदर रहने की क्या जरूरत है? इस उम्र में आप लोगों को खुले हवा में रहना चाहिए। देवकी जी का भी मन नहीं था, क्योंकि पीछे से किचन में आने में काफी समय लग जाता और फिर पीछे से मुड़कर घर में आती तो उधर श्यामलाल जी अकेले रहते। कब उन्हें क्या चाहिए, कब रात को उन्हें गर्म पानी मांग देते थे कि थोड़ा सा गर्म पानी लाओ, गला सेकूं तो खांसी कम होगी। इसीलिए वह नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अब दोनों बेटा और बहू उन्हें कह दिए थे तो भी वह गए नहीं। एक दिन शाम को घर के अंदर प्रकाश आकर कहता है, पापा अभी आप लोगों ने तैयारी नहीं बनाई, चलो मैं आप लोगों का सामान उठाकर पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ। श्यामलाल जी उठ खड़े हुए, नहीं बेटा, मैं पीछे वाले कमरे में क्यों रहने जाऊं? वह तो मैंने इसलिए बनवा दिया था कि कभी कभार इस घर में अगर नौकर आए रहे तो पीछे से आएंगे और पीछे से ही चले जाएंगे। मैं अपने लिए नहीं बनवाया था। सीमा आकर कहती है, कौन सा इस घर में तुम नौकर रखने वाले हो? इस घर में कोई नौकर कभी नहीं आएगा, इतनी हैसियत ही कहाँ है। चलो इनका सामान उठाओ और ले जाओ पीछे के कमरे में शिफ्ट कर दो। प्रकाश सामान उठाने लगा तो श्यामलाल जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। प्रकाश गुस्से में अपने पिता को धक्का दे दिया और श्यामलाल जी पीछे पड़ी हुई कुर्सी से टकराकर गिर गए। श्यामलाल जी के पीठ और गर्दन में चोट आ गई। वहीं देवकी जी रोते हुए उन्हें उठाने लगी। अरे यह क्या कर रहा है, तू पापा को धक्का क्यों दे रहा नालायक? देवकी जी चिल्लाती रह गई और प्रकाश अपने माता पिता का सामान उठाया और पीछे के कमरे में रख दिया। देवकी जी अपने पति को संभालते हुए उठाकर उनके साथ पीछे के कमरे में लेकर चली गई और समझाने लगी, छोड़ दो, छोड़ दो उनके लिए सारा मकान, आओ हम पीछे के कमरे में ही रह लेंगे। श्यामलाल जी रात भर रोते रहे।
कितने अरमानों से बनाया था। पहले तो बेटे ने मेरे सपनों का मकान छीन लिया, उसके अंदर कमरा छीन लिया और आज उसी घर से निकालकर बाहर कर दिया। इससे अच्छा था कि मकान नहीं बनवाता, पैसे बचाकर रखा होता, उसका नाम अपने खाते में ज्वाइंट नहीं करता तो ही अच्छा रहता। देवकी जी ने कहा, अब सब कुछ अपने हाथ से निकल गया है, अब क्या करें, जो होना था हो गया। श्यामलाल जी की अब तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती गई। अब जब पति पत्नी घर के बाहर पीछे रहने चले ही गए थे, सीमा और प्रकाश पूरे घर में राजमहल में रहने लगे। अब तो सीमा अपने सास ससुर को खाना देना भी भूल जाया करती थी। कभी दोपहर को देती, तो कभी 3 बजे, तो कभी रात का बचा हुआ सुबह दे देती। ऐसे तैसे वह दोनों वहीं पड़े रहते। इतने बड़े घर के मालिक होने के बाद पड़ोसियों से भी खाना नहीं मांग सकते थे, क्योंकि अब तक वह एक सरकारी कर्मचारी थे। उनकी बड़ी इज्जत थी मोहल्ले में। वह कैसे कह देते कि मेरा बेटा और बहू मुझे 2 रोटी के लिए तरसा रहे हैं। एक दिन बहू उन्हें सुबह ही रोटी देकर आई थी। 4 रोटी थी और बोली, खा लेना दोनों और दिन भर भूख भूख मत करना। पूरा दिन सब लोग बाहर खाना खाने चले गए। श्यामलाल जी और देवकी जी दिन भर ताकते रहे कि कब बेटा और बहू खाना लेकर आएंगे, लेकिन जब वह नहीं आए, कई बार वह घर पर आई, देखी तो मेन डोर बंद था। पता चला कि वह लोग कहीं बाहर गए हैं। रात को 10 बजे तक वह घर के अंदर तक नहीं आए थे। देवकी जी रात को 11 बजे आई तो देखी कि घर के अंदर लाइट जल रही थी। उन्होंने दरवाजे को ठोका और बहू बाहर निकली तो कहने लगी, बहू कुछ खाने को दे दे, तेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब है, भूख के कारण उन्हें बहुत कमजोरी हो रही है। सीमा ने कहा, कुछ नहीं बना है, हम लोग सुबह से घूमने गए थे और बाहर से ही खाना खाकर आए हैं। तुम लोगों को सुबह रोटी दी थी ना, इसीलिए दिया था कि पूरा दिन खा लेना और परेशान मत करना। बहू कुछ रखा हो तो दे दे। फिर वह किचन में से गई और सुबह का ब्रेड पड़ा था, उसी पैकेट में 4 ब्रेड था, लाकर सास के हाथ में थमा दिया। लो, यही ब्रेड खा लो और अब दोबारा आकर दरवाजा मत ठोकना। हम लोग पूरा दिन घूमकर थक गए हैं, चैन से सोने दो। सीमा ने दरवाजा बंद कर लिया। देवकी जी 4 ब्रेड लेकर पति के पास पहुंच गई, पानी निकाली और ब्रेड को पानी में डुबाकर श्यामलाल जी को खिलाने लगी। उनके मुंह के अंदर ब्रेड का एक भी टुकड़ा नहीं गया। श्यामलाल जी ने हाथ से इशारा किया और धीरे से बोले, रहने दो देवकी, अब मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा, बस तुम यही मेरे पास बैठो। अब शायद हमारा यहीं तक का साथ था, आज मेरा शरीर साथ छोड़ रहा है। देवकी जी रोने लगी, ऐसा मत कहो जी, तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मुझे छोड़कर चले जाओगे, यह अकेले जीवन कैसे कटेगा। श्यामलाल जी ने कहा, देवकी, मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाया। आज मैं तुम्हें अकेला और बेसहारा छोड़ रहा हूँ। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़े थे, बोलते ही बोलते उनकी आंखें बंद हो गई, उनका सिर एक तरफ लुढ़क गया। देवकी जी चिल्लाकर रोने लगी और वहीं रखा हुआ मोबाइल रोते रोते उठाई और अपनी बेटी दीपा को फोन लगा दिया। बेटी, तेरे पापा ने बोलना बंद कर दिया, तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए, बेटी तू जल्दी से आ जा। यह सुनकर दीपा अपने घर में रोने लगी। उसका पति पूछा, क्या हुआ दीपा, क्यों रो रही है। दीपा ने रोते हुए कहा, सागर जल्दी से गाड़ी निकालो, माँ का फोन था, माँ कह रही है पापा इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी 2 दिन पहले ही पापा से बात हुई थी और माँ से भी, दोनों कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। जल्दी से सागर और दीपा घर पहुंच गए। अभी तक माँ अकेले ही कमरे में रोती बैठी थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन अभी उसके भैया भाभी नहीं दिख रहे थे। दीपा जब वहां पहुंची, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हो गए, अब काफी भीड़ हो चुकी थी। सब यही कह रहे थे कि आखिर कैसे घोड़ा बेचकर
इनका बेटा और बहू घर में सो रहे हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बेटे बहू के कानों तक आवाज नहीं गई। फिर किसी ने कहा, जाकर दरवाजा खोलो। उनका दरवाजा ठोक ठोक कर उन्हें बताओ कि उनका ससुर इस दुनिया में नहीं रहा, कैसा बेटा है। किसी पड़ोसी ने जाकर दरवाजा ठोका तो सीमा आकर दरवाजा खोली। अब क्या है, अगड़ाई लेते हुए सामने देखकर बोली। लेकिन जैसे ही नजर पड़ोसी पर पड़ी तो चौंक गई। क्या काम है बताइए। तो उन्होंने कहा, अरे इतनी चिल्लाहट मची हुई है और आप लोगों को कान में आवाज नहीं जा रही, बाहर आकर देखो। सीमा अपने पति प्रकाश को आवाज दी, देखो कुछ हो गया है। प्रकाश बाहर आया, भीड़ की तरफ बढ़ा। यह भीड़ तो पापा मम्मी के कमरे की तरफ थी। देखा तो माँ पिताजी के पास बैठकर रो रही थी और पिताजी अपनी खाट पर पड़े हुए आंखें बंद करके अंतिम सांसें ले चुके थे। अब तो प्रकाश और सीमा भी आ गए। अंतिम क्रिया कर्म कर दिया गया। अब देवकी जी बहुत अकेली और उदास हो गई थी। सब मेहमान आए, सारी गतिविधि जो होती है सब कुछ हुआ। तेरहवीं के बाद सब चले गए। अब उस घर में फिर से बचे थे तो प्रकाश का परिवार और एक बूढ़ी माँ अकेली। माँ उसी अपने अकेले पीछे वाले कमरे में थी। दीपा ने कहा, माँ तुम मेरे साथ चलो, इस पीछे के कमरे में अकेले कैसी रहोगी। दीपा की बात सुनकर देवकी जी ने कह दिया, नहीं बेटी, तेरे पापा की अंतिम सांसें इसी घर में निकली हैं और मेरी भी सांस इसी घर में निकलेगी। मैं तेरे पापा को जादू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत कहती रही दीपा, लेकिन माँ उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गई। कुछ दिन बीता। दीपा अपनी माँ को फोन पर बात करती रही। रोज कहती, माँ आ जाओ मेरे साथ, लेकिन माँ नहीं मानी। अब सीमा और प्रकाश माँ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उनका पहले से भी बहुत बुरा रवैया हो गया था। एक दिन सीमा ने माँ के कमरे में एक स्टोव रख दिया और बोला, इसी में बना लिया करो, अकेला जीवन है, कुछ बनाकर खा लिया करो। हम लोग कभी खाते हैं, कभी बाहर से खा लेते हैं। जब पति के रहते उन्होंने उस घर में कुछ बनाया खाया नहीं, तो आज उनका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि कुछ बनाए खाए। उनकी भी तबीयत काफी खराब थी। पैसे हाथ में कुछ भी नहीं थे। दीपा आई थी तो माँ के हाथ में कुछ देकर गई, वह भी कहीं पड़े होंगे। देवकी जी की तबीयत खराब होती रही। महीना भी नहीं गुजर पाया। एक दिन देवकी जी ने आधी रात को बेटी को फोन किया। दीपा ने देखा कि मम्मी का फोन 2 बजे रात। वह घबरा गई। क्या बात है मम्मी, तबीयत तो ठीक है ना। बेटी तबीयत तो ठीक है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कल सुबह ही तू मुझसे मिलने आ जा। मम्मी कहो तो अभी आ जाती हूँ। नहीं बेटी, अभी मत आओ, अभी सब परेशान हो जाएंगे, कल सुबह आ जाना। दीपा किसी तरह से सुबह होने का इंतजार करती रही और फिर सुबह ही अपने पति के साथ माँ के घर पहुंच गई। बेटी और दामाद से मिलकर उन्होंने राहत की सांस ली। देवकी जी को रात से ही काफी बेचैनी और घबराहट हो रही थी। उनका गला सूख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब उनकी भी अंतिम सांसें कब चली जाए। देवकी जी ने कहा, बेटी अब मेरे जीवन का ठिकाना नहीं है, मेरी एक बात सुन ले। मैंने इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर को वकील साहब के पास दे दिया है। वही वकील अंकल बेटी, जो तेरे पापा के दोस्त हैं और तुम लोगों के अंकल हैं, हमेशा घर पर आया करते थे। दीपा ने कहा, माँ मैं समझ गई, लेकिन मुझे क्या करना तुम्हारे प्रॉपर्टी से। यह बात तुम भैया भाभी को बता दो। उनकी संपत्ति है, उन्हें लेना है। मैं अपने घर में सुखी हूँ। नहीं बेटी, मैं जो कह रही हूँ वह तुम सुन लो और आगे मेरे मरने के बाद तुम यह बात देख लेना। ठीक है माँ, जो होगा देखा जाएगा। दीपा ने यह कहकर प्रॉपर्टी की बात टाल दिया और माँ को अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाने लगी। लेकिन आज माँ को भूख नहीं थी। दीपा जबरदस्ती करती रही, लेकिन माँ ने एक चम्मच खिचड़ी खाई और मुंह बंद कर लिया। माँ की यह हालत देखकर दीपा नहीं गई। अपने पति सागर से कह दिया कि घर पर बच्चे हैं, उनको स्कूल छोड़ना लेना यह सब काम तुम संभाल लेना।
मुझे माँ के साथ कुछ दिन रहने दो। सागर एक अच्छा इंसान था, वह अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अब दीपा अपनी माँ के साथ रह रही थी, लेकिन ज्यादा दिन समय नहीं मिलता। दूसरे दिन सुबह होते ही दीपा की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब माता पिता दोनों चले गए। नम आंखों से बड़े दुखी होकर दीपा ने अपनी माँ को अंतिम विदाई दी। अंतिम दाह संस्कार सब कुछ हो गया और दीपा रोते हुए अपने मायके से फिर अपने घर चली गई। दीपा अपने घर पर माता पिता को याद कर कई दिनों तक रोती रह गई और इधर सीमा और प्रकाश माता पिता के मरते ही घर के प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने लगे, जो उन्हें अभी तक नहीं मिले थे। काफी दिनों तक ढूंढते रहने के बाद जब कोई पेपर नहीं मिला तो प्रकाश ने अपनी बहन के पास फोन लगा दिया। दीपा, मरते वक्त तुझसे माँ ने कुछ कहा था क्या? पापा मम्मी ने ना जाने प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ रख दिया है। तो दीपा ने कहा, हाँ भैया, मम्मी ने बताया है कि किसी वकील के पास है। अरे हाँ, वही वकील अंकल जो हमारे पापा के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन वकील के पास क्यों? दीपा ने कहा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, माँ ने सिर्फ इतना ही बताया। मैंने ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं समझी। अब तो प्रकाश उन्हीं वकील के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि मेरी बहन को माँ बता कर गई है, मेरे माँ आप लोगों के पास प्रॉपर्टी के पेपर रख कर गई है। वकील ने कहा, हाँ मेरे पास है। अभी तुम्हारी माँ को मरे हुए सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 1 महीने और बीत जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर खुद ही आऊंगा पेपर लेकर, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि पूरे 90 दिन होने के बाद ही यह पेपर मेरे बेटा के पास लेकर जाना। और हाँ, यह सुन लो, जिस दिन मैं आऊंगा तो तुम अपनी बहन दीपा को भी बुला लेना। प्रकाश ने सोचा, ठीक है बुला लूंगा, अब सब कुछ तो मेरा ही है। 3 महीना भी गुजर गया। वकील का फोन आया, दीपा को बुला लेना, मैं घर आ रहा हूँ। प्रकाश अपनी बहन को बुला लिया। बहन और जीजा दोनों आ गए थे। वकील साहब आकर प्रॉपर्टी का पेपर खोलकर पढ़ने लगे। यहाँ एक लेटर है जो देवकी जी देकर गई हैं। देवकी जी ने अपना सारा जेवर और अपना नगद पैसा अपनी बेटी दीपा के नाम कर दिया है। यह सुनकर प्रकाश को गुस्सा तो बहुत आया, फिर मन में लगा कि जाने दो, पैसा और जेवर ही तो अपनी बेटी को देकर गई है, अभी भी मकान सब मेरे नाम पर ही होगा। लेकिन जब उन्होंने पढ़ा कि यह देवकी मकान यह वृद्धा आश्रम के लिए दे रहा हूँ और इसकी देख रेख मेरी बेटी और मेरा दामाद करेंगे, यह सुनकर तो प्रकाश और सीमा के पैरों तले जमीन सरक गई। उन्होंने कहा, वकील साहब एक बार फिर से तो पढ़िए, यह आप क्या कह रहे हैं? यह सब कुछ मेरे नाम होना चाहिए, मैं इकलौता बेटा हूँ। वकील साहब ने कहा, आपकी माँ ने बड़े होश आवास में यह सब कुछ करवाया है और मैं बड़े अच्छे से पढ़ रहा हूँ, यही अंतिम फैसला है। यह आप लोगों को 3 महीने का समय दिया जा रहा है। आप लोग भी 90 दिन के अंदर ही यह मकान खाली करके चले जाओ। प्रकाश अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, जब तुम्हें मम्मी बताई थी तुमने मुझसे बताया ही क्यों नहीं? सीमा ने कहा, सारी चाल आपकी बहन की ही है, आपकी बहन ने ही यह सब पढ़ाया लिखाया होगा। दीपा ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता था भैया भाभी, और ना ही मुझे पैसे जेवर की लालच है। मैं यह पैसा और जेवर भी वकील साहब के सामने कह रही हूँ कि वृद्धा आश्रम को दान करती हूँ। रही माँ की इच्छा की बात, तो आप लोग 90 दिन के अंदर यह घर खाली कर देना, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी माँ मुझे दे गई है और यह मैं किसी वृद्धा आश्रम के नाम ही करती हूँ। यहाँ पर वृद्ध महिला पुरुष रहेंगे जिनकी आपकी जैसे औलाद होगी। उनकी सेवा देख रेख की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और मेरे पति मिलकर यहाँ एक वृद्धा आश्रम चलाएंगे। इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसमें मैं अपनी माँ के द्वारा दिए गए थोड़े पैसे और जेवर भी लगा दूंगी, लेकिन मैं माँ की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगी। यह कहकर दीपा अपने पति के साथ घर चली गई और प्रकाश और सीमा को भी वह घर खाली करना पड़ा और आज वह देवकी महल वृद्धा आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।
कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। जिंदगी का सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। राधे